बच्चों नमस्कार। आज हम सांख्यिकी में डीआई में आंकड़ों की व्याख्या या डाटा इंटरप्रिटेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यह चैप्टर आजकल सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते हैं। अभी यूपी ने अपनी प्रारंभिक परीक्षा जो पेट है उसके लिए भी अपने सिलेबस में इसको अत्यधिक महत्व दिया है। डीआई जो है इसको यूपी ने 2021 में जो होगी प्रारंभिक परीक्षा उसकी, तो उसमें उसने इसे 20 नंबर का दिया है। 20 नंबर बहुत ज़्यादा है। टोटल 25 है मैथ, लेकिन 20 नंबर की डीआई है। अब सोचना यह है कि 20 नंबर की डीआई है और बाकी मैथ तो सिर्फ 5 नंबर की है, तो अब इसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अन्य परीक्षाओं में भी एसएससी जीडी, यूपीएसआई एंड सभी परीक्षाओं में आज इससे आते हैं प्रश्न, तो इसको हम समझेंगे। आज आपकी पहली क्लास है, इसमें मेरे 2 उद्देश्य रहेंगे। एक तो ये रहेगा कि डीआई हम कैसे तैयार कर सकते हैं। एकदम बहुत आसान है। आप समझ लीजिए कि 70% 80% क्वेश्चन तो इसके मौखिक होते हैं, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए। तो एक तो लक्ष्य होगा कि हम इसको कैसे तैयार करें। दूसरे, आज हम यह भी प्रयास करेंगे कि दिखाएं कि विभिन्न परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आते हैं। तो ये 2 उद्देश्य रहेंगे, समझाएंगे विधिवत अगली क्लास से। आज हम उन क्वेश्चन को आपके सामने लाएंगे और दिखाएंगे कि क्या क्या आपको जरूरत है जिससे आप इसको बड़ी आसानी से पढ़ सकते हो। तो डीआई में देखा जाए, आंकड़ों की व्याख्या में देखा जाए, डाटा इंटरप्रिटेशन में देखा जाए, तो इसमें हम मुख्य रूप से 3-4 प्रकार के सवाल सीखते हैं। ज्यादातर यही सवाल आते हैं। वो सवाल कौन कौन से हैं ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले तो देखा जाए आंकड़े जो होते हैं, आंकड़े क्या होते हैं? सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न माध्यमों से इकट्ठे की जाती, फिर उनको वर्गीकृत रूप से रखा जाता है। आंकड़ों का प्रदर्शन आपके सामने किया जाता है और उसी के आधार पर आपको जो उससे जो भी रिजल्ट निकालना होता है, जो भी आपको आपका उद्देश्य होता है, उसके अनुसार आप उससे इच्छित अपना वो निकाल लेते हैं। तो आंकड़े वर्गीकृत किए जाते हैं, इसलिए उनको प्रदर्शित करना पड़ता है। इसको चाहे आंकड़ों का प्रदर्शन कहिए या आंकड़ों का वर्गीकरण कहिए, अर्थात आंकड़ों को ऐसे आपके सामने रखा जाए, व्यवस्थित तरीके से रखा जाए। तो इसके अंतर्गत 2-3 चीजें मेन हैं। एक तो है आंकड़ों का इस रूप में प्रदर्शन। एक तो कैसे पाई चार्ट के रूप में आपके सामने आते हैं, दूसरे सारणी के रूप में आपके सामने आते हैं, और तीसरे ग्राफ के रूप में आपके सामने आते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के सवाल आते हैं। बाकी वो मतलब मैं तो ये कहूंगा कि आंकड़ों की व्याख्या या जो डीआई है, इसमें सीधा सा मतलब है आपको व्यवस्थित तरीके से सूचनाएं दी जाती हैं और उन्हीं सूचनाओं से आपको सॉल्यूशन ढूंढना होता है। अब वो चाहे इसके रूप में हो, पाई चार्ट के रूप में हो, चाहे सारणी के रूप में जिसे तालिका कहते हैं, या ग्राफ के रूप में, या किसी अन्य रूप में भी हो सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान दें। मुख्य रूप से ये सवाल 3 रूपों में पूछे जाते हैं। अब अगली बात यह है कि अगर हम डीआई सीखते हैं तो हमें और क्या ज्ञान होना चाहिए। इसको हम 2 संदर्भों में सीखेंगे। एक तो डीआई में जो स्वयं सीखेंगे, इसमें क्या सीखेंगे? इसमें सीखेंगे कि इस पाई चार्ट का मतलब क्या होता है। इस पाई चार्ट का मतलब क्या होता है। जैसे इस पूरे पाई चार्ट में ये जो होता है डिग्री में टोटल 360 होता है। ये हमको देखना होगा कि टोटल चीज को 360 अंश में दिखाते हैं, इतना इसका नॉलेज है। अब उसके अलावा उसमें अलग अलग तोड़ते हैं, तो डिग्री में तोड़ते हैं, हाँ प्रतिशत में भी तोड़ते हैं, आप कह सकते हैं।
प्रतिशत में भी तोड़ते हैं, प्रतिशत में दिया होता है, वो भी बात आपकी सही है, तो वो हम आगे सीखेंगे। तो उस जिस रूप में दिया हो, चाहे आपके स्पाई चार्ट रूप में दिया हो, चाहे सारणी में दिया हो, चाहे ग्राफ में दिया हो, तो उस चीज को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, सबसे पहली बात तो ये आनी चाहिए। सारणी दी है, सारणी को कैसे पढ़ोगे, वर्ष 1991, वर्ष 1992 में कितने ज्यादा छात्र हो गए, तो ये इस प्रकार से सारणी भी आपको पढ़नी आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन दर क्वेश्चन हम चीजें सीखेंगे। ग्राफ में भी आपको कैसे ग्राफ पढ़ना होता है, ये भी हम सीखेंगे। लेकिन ये चीजें बहुत आसान है और 1-2 दिन में सीखी जा सकती है। तो दूसरी चीज मैं बता रहा था, तो दूसरी चीज आपकी कौन है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, तो दूसरी चीज है आपका, इस डीआई के लिए आपको अच्छे से गणनाएं करनी आती हूं। गणनाएं मतलब जोड़ घटाना, गुणा भाग और एक हिसाब देखना आता हो। दूसरे, आपको अनुपात की अच्छी जानकारी हो और आपको प्रतिशत की जानकारी हो और आपको भिन्न की जानकारी हो और आपको औसत की जानकारी हो। ये जो मैं इतनी चीजें आपको बता रहा हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर सवाल में कहीं अनुपात दे देगा, कहीं प्रतिशत दे देगा, कहीं भिन्न दे देगा, कहीं औसत दे देगा। वास्तव में अगर इनको 3 को देखें, जो कि मैं पूरी मैथ में भी बताता हूं, अनुपात, प्रतिशत, भिन्न, ये तो पूरी मैथ की भाषा को आगे बढ़ाते हैं। उसने कहा पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष इस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि किस जिले में हुई, तो आपको उसमें प्रतिशत का ज्ञान होना चाहिए। या उसने कहा दी गई तालिका में इन 2 गांवों के जनसंख्या का अनुपात बताओ या औसत बताओ, जो कुछ है। तो मेरे कहने का मतलब है आपको गणनाएं आती होनी चाहिए, अनुपात आता होना चाहिए, प्रतिशत, भिन्न और औसत, तो ये चीजें आनी चाहिए। आप अभी जब हम आपको सवाल लगवाएंगे तो विधिवत उसमें आप देखेंगे कि अगर ये चीजें आपको ठीक से नहीं आती हैं तो आपको उसमें कठिनाई महसूस होगी। और मैं बड़ी ईमानदारी से आपके हित के लिए कहता हूं कि अगर आपको प्रतिशत, अनुपात, रेस और आपका भिन्न, फ्रैक्शन और आपका औसत, इन सब चीज़ों को अगर बहुत अच्छी समझ नहीं है तो वो सब बहुत अच्छे से पढ़ लो। मेरे इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आप जब जाएंगे प्लेलिस्ट में तो उसमें सेक्शन वाइज आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसमें अगर सीखना तो सेक्शन ए में सबसे पहले जाना, उसमें आपको मानक का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अच्छा चलो, मानक के कॉन्सेप्ट की बात आई तो मैं ये कहता हूँ मानक का कॉन्सेप्ट भी इसमें बहुत यूजफुल है डीआई में, खास करके पाई चार्ट में तो उसका बहुत यूज है। तो आपको सेक्शन ए में मानक का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, उसको पढ़ लेना। फिर सेक्शन बी में आपको इसका जो चैप्टर फर्स्ट होगा उसमें आपको रेशियो मिल गया, उसको पढ़ लेना। सेक्शन सी में आपका सेक्शन सी में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपका प्रतिशत होगा, उसको पढ़ लेना। तो इस प्रकार से अगर नहीं पढ़ा है, मैं तो कहता हूं लाभ हानि भी पढ़ लेना, ये भी इसमें आ सकता है। कहीं उसने पूछा उसके आपके सीपी के एसपी की सारणी दी गई है, प्रतिशत लाभ सबसे ज्यादा कब हुआ, तो आप क्या करेंगे? तो आप उन चैप्टर को कम से कम जो सेक्शन सी है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें। आप इसको मेरे साथ पढ़िए, लेकिन उसको जल्दी से कवर कर लीजिए। और मैंने विधिवत समझाया है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको क्रमानुसार पढ़े। मेरे पढ़ाने में सीरियल कभी नहीं तोड़ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगी चीजें। क्योंकि मेरा पढ़ाने का उद्देश्य मैं आपको ऐसे समझा दूंगा गणित कि आप देखोगे सवाल लग जाएंगे। मैं कहता हूं डीआई आपका कोई चैप्टर हो, आप देखोगे सवाल, समझोगे, लग जाएंगे, आपको दिखता है उत्तर, लेकिन वो समझ आपको लानी होगी, वो बिल्कुल कठिन नहीं है। तो चलिए आज के क्वेश्चन करते हैं। तो एक बात और कह दूं कि ये आपका जो डीआई है, ये यूपी SSSC की प्रारंभिक परीक्षा जो है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके लिए SSC CGL, यूपी SI और अन्य बहुत सी परीक्षाओं सब के लिए महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में डीआई पूछी जा रही है आज, तो इसको अच्छे से सभी समझें। तो देखते हैं।
तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैंने कहा था दो उद्देश्य होंगे, एक तो क्वेश्चन के स्वरूप को आज समझाना है मुझे, दूसरे ये जो क्वेश्चन मैं ज्यादातर समझाऊंगा विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए सब यूपीएसआई में गोल्फ में कितना प्रतिशत ये सब है, तो ये तो मैंने साल्ट से यूथ वाले लिया है। तो ये आपका देखो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वृत्त आलेख में एक साल में ये सब है। इसको और अच्छे रूप में मैंने यहां प्रयास किया है लेने का, तो इससे समझाते हैं। ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है, तो इसको देखें कैसा आया था, बड़ी आसानी से होगा। और मैं जब समझाऊंगा तो उसमें प्रयास करना, देखने का प्रयास करना किस प्रकार से प्रतिशत अनुपात और भिन्न और अन्य चीजों की समझ आपको इनके सवालों को प्रभावित करेगी और कितना आपकी हेल्प करेगी। लिखा है कि टेनिस के आपका इसमें यहां दिया गया वृत्त ग्राफ एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर देश के खर्च को दर्शाता है। विभिन्न खेलों पर देश के खर्च को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। तो ये हम समझते हैं, देखिए। तो ये सब दिए हैं आंकड़े एक वर्ष में। तो इसमें जो ना टेनिस पर टोटल खर्च कितना प्रतिशत होता है, टेनिस पर टोटल खर्च का कितना प्रतिशत खर्च होता है। अब अगर प्रतिशत कहें तो प्रतिशत शब्द भी सीधे है, और इससे भी ज्यादा है कि टेनिस पर जो स्पेंड खर्च है वो टोटल खर्च का कितना प्रतिशत है, यानी कि टेनिस का खर्च किसके सापेक्ष है, तो आप कहेंगे टोटल खर्च के सापेक्ष। तो ये बातें आपको प्रतिशत में अच्छे से आ जाएंगे। भिन्न में भी वही है, किसके सापेक्ष। तो टेनिस पर जो उसका खर्चा है, टेनिस पर टोटल खर्च का कितना प्रतिशत है। तो टोटल खर्च मतलब कितना है, देखिए। तो टोटल खर्च अगर ये एक नजर देख लिया कीजिए, वैसे डिग्री में होता है तो टोटल 360 होता है। तो भाई टोटल खर्च को 360 डिग्री में दिखाया गया है। पाई चार्ट में देखो डिग्री में दिखाया गया, तो 360 डिग्री में टोटल खर्च को दिखाया, अर्थात टोटल खर्च के हिसाब से आपको उसका खर्च बताना है टेनिस का। तो 360 डिग्री खर्च की हुआ है टोटल। तो उस समय इस पे कितना, टेनिस पर कितना खर्च हुआ है, 45 डिग्री। अब जब कोई बच्चा उन प्रतिशत के सवाल को वो सब चैप्टर समझे होता तो उसके लिए कुछ नहीं होता। 360 मान लीजिए कोई चीज टोटल है, उसमें से इसके हिस्से में कितना, टेनिस के हिस्से में 45 आया है। अगर आप हिस्से के रूप में देखें तो 90 चक्कू 360 होता है, 1/4 होता है 90, तो 45 होता है 1/8। तो 1/8 हिस्सा खर्च हुआ है काहे पर, खर्च हुआ है टेनिस पर। अब 1/8 को प्रतिशत में क्या कहते हैं, आप चूंकि सभी जानते हो 1/4 होता है 25%, तो 1/8 उसका आधा होगा, यानी 12.5%। मतलब सवाल आपका मौखिक लगता है, ये आप समझ लीजिए। देखिए मैं रटाने का प्रयास नहीं करता है, मैंने प्रतिशत में खूब समझाया है कि आपका जो टोटल होता है वो नीचे रखा जाता है, ये ऊपर होता है, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है मैं इस रूप में कभी नहीं बताता, वो आपकी आदत बढ़ जाएगी फिर। हाँ, तो जिसके सापेक्ष होता है वो नीचे होता है, जिसकी बात करते हैं ऊपर होता है। या ऐसा ही देखें तो टोटल खर्च का कितना प्रतिशत टेनिस पर, तो टोटल खर्च को दिखाया गया 360 से, तो टेनिस पर दिखाया गया 45 से। हिस्से के रूप में देखें, अब हिस्सा कैसे आता है, हिस्सा आता है टोटल नीचे रखो और जितने की बात कर रहा हूं ऊपर रखो। आपको ऐसे ही देख लेना चाहिए था 360 और उसमें 45 कितना हिस्सा उसका, तो 90 उसका चौथाई है कि नचौक 36, और 90 का आधा 45 यानी कि 1/8 हिस्सा है टेनिस पर जो खर्च हो रहा है टोटल का। अब 1/8 को प्रतिशत में क्या कहेंगे, रटना आपको कुछ नहीं, आप खूब जानते हैं 1/4 को 25% कहते हैं, तो 1/8 उसका आधा है ना, तो 12.5% हुआ। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका लग गया, आपका सही है बी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। गोल्फ के मुकाबले हॉकी पर कितना ज्यादा खर्च होता है। गोल्फ आपका है ये और हॉकी है आपकी ये। गोल्फ के मुकाबले, अब चाहे मुकाबले शब्द यूज किया जाए, चाहे गोल्फ की तुलना में, या गोल्फ के सापेक्ष
इन विभिन्न शब्दों का यूज किया जा सकता है। प्रतिशत में मैंने खूब समझा इस चीज को। तो उसने कहा गोल्फ के मुकाबले, मतलब गोल्फ के मुकाबले हॉकी पर कितना ज्यादा खर्च किया गया है। तो किसके सापेक्ष? गोल्फ के। तो गोल्फ पर कितना हुआ है? 30 डिग्री है, तो इसको कहां रखेंगे? नीचे रखेंगे। गोल्फ के मुकाबले हॉकी पर कितना ज्यादा खर्च हुआ, हॉकी पर टोटल नहीं, हॉकी पर कितना ज्यादा खर्च हुआ है। तो अगर 36 गोल्फर है तो हॉकी पर कितना भाई? 63 है। तो ज्यादा कितना है? तो ज्यादा कितना है? तो अगर देखना चौक 36, मतलब उधर देखें और 27 होगा, मतलब हॉकी पर बेटा खर्च हुआ 63, गोल्फ पर खर्च हुआ 36। तो अगर इसका डिफरेंस देखा जाए तो 27 आएगा। 27 मतलब 27 ज्यादा खर्च हुआ है किस पे? हॉकी पर। किसके सापेक्ष? गोल्फ के। तो गोल्फ कितना है? 36। तो जिसके सापेक्ष होता है वो सदैव कहां आता? नीचे आता। मैंने बताया है आपको प्रश्न में को। तो 36 नीचे, ज्यादा खर्च हुआ 27, तो 27 ऊपर। तो इसको आपने हिस्से के रूप में लिख दिया है। अब चाहे इसको भिन्न के रूप में देखो, चाहे इसको प्रतिशत के रूप में देखो। अगर प्रतिशत के रूप में देखना है तो इसको क्या करते हो? 100 से गुणा करते हो, यही तो करते हो। तो आपका 9 3 27, 9 चौक 36, आप 4 से काटोगे 25 आएगा, 75%। बात समझ गए? तो गोल्फ के मुकाबले आपको बेटा कुछ नहीं रटना पड़ेगा, एक शब्द नहीं रटना पड़ेगा। मैं उन चीजों को आज यहां नहीं बता सकता प्रतिशत की, उसके लिए पूरा 1 घंटा चाहिए। आपको एक शब्द नहीं रटना पड़ेगा। अगर मेरे से सब प्रतिशत आप जाके प्लेलिस्ट में पढ़ लोगे तो किसके सापेक्ष होता आपको रटना नहीं पड़ता, नहीं नीचे ही होगा। वो सब रीजन आपको बताए जाएंगे। यहां आप समझ लो गोल्फ के मुकाबले, गोल्फ के सापेक्ष बताना है, हॉकी पर नहीं। हॉकी पर कितना ज्यादा, तो गोल्फ वाला रखेंगे नीचे। गोल्फ कितना? 36। ज्यादा कितना खर्च हुआ है इससे? 27 हॉकी पर। तो इसको आप बेटा काहे पर कह दिए? भिन्न में आपने बात कह दी। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता तो भाई 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगाते, यही तो करते हैं। तो 9 3 27, 9 चौक 36, 4 25, 75% तो आ गया। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप चीजें कर सकते हैं। आप इन चीजों को समझें। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, अगर साल में खेल पर खर्च की गई टोटल राशि 1 करोड़ 80 लाख, ये तो है 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख है, तो बास्केटबॉल पर खर्च की गई राशि बास्केटबॉल पर खर्च की गई राशि टेनिस से अधिक। टेनिस से अधिक कितनी है? तो आप पहले इस डिग्री में देख लेंगे कि बास्केटबॉल पर खर्च की गई राशि टेनिस से कितनी अधिक है। तो बास्केटबॉल देखो कहां है? ये है। और टेनिस कहां है? टेनिस ये है। कितनी अधिक है? 5 डिग्री अधिक। 5 डिग्री अधिक। आपको चूंकि यहां एक मानक डिग्री को लिया गया है, डिग्री में सब चीजें दिखाई गई हैं, तो अगर बास्केटबॉल पर 50 है तो इस पे टेनिस पर कितना? 45 है। तो कितना बास्केटबॉल पर खर्च की गई राशि उससे अधिक है टेनिस से? इस पे तो 5 डिग्री स्थित है, अधिक है। अब आपको अगर मेरे मानक के कॉन्सेप्ट को आप पढ़े हैं तो उसने बताया कि टोटल खर्च की गई कुल राशि, टोटल 1 करोड़ 80 लाख, टोटल खर्च है 1 करोड़ 80 लाख। और यहां पर टोटल किससे दिखाया? 360 से। यानी कि आप कह सकते हो कि भैया 360 डिग्री का मतलब अगर है 1 करोड़ 80 लाख, बात समझो, 1 करोड़ 80 लाख, तो टोटल को दिखाया गया है डिग्री में 360 से। अब यहां का तो 360 से दिखाया गया है 180 करोड़ को, तो यहां अंतर तो 5 डिग्री का है। तो भैया इस 5 डिग्री का मान क्या होगा? मानक के कॉन्सेप्ट में रख दीजिए। मानक का कॉन्सेप्ट आपको 70% मैथ चलाता है, उसको आप समझिएगा, नहीं समझे हैं तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से कह सकते हो भैया 360 का मतलब है अगर 1 करोड़ 80 लाख, तो भैया 5 का क्या मतलब होगा? और थोड़ी देर के लिए हल कर लेंगे। 1 2 और इसमें जाएगा, ये हुआ 2 से काटें तो ये कट जाएगा 10 का हो जाएगा 5, ये हो गया
कितना 50,000 और इसकी गुणा 5 से करेंगे तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी 2.5 लाख। बात समझ गया? 2.5 लाख, 2.5 लाख खर्च हुआ। तो आप कितनी आसानी से चीज़ें कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। जिस बच्चे को मानक का कंसेप्ट पता है वो क्या करेगा, वो देखेगा यार इसमें 5 का अंतर है, तो भाई टोटल तो 360 है, तो 360 का मतलब है 1,80,00,000, 80 लाख, तो भैया 5 का मतलब क्या होगा, सवाल उसका लग जाएगा। बात समझ रहे? तो बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं, आपका सही है ए। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट की तुलना में फुटबॉल पर कितना परसेंट घट के खर्च हुआ? किसकी तुलना में? क्रिकेट की तुलना में, क्रिकेट की तुलना में, क्रिकेट की तुलना में, क्रिकेट की तुलना में। क्रिकेट का नीचे जगह, फुटबॉल पर कितना नहीं खर्च हुआ, कितना परसेंट घट कर, कितना कम खर्च हुआ, उसकी बात कर रहा है। तो क्रिकेट ढूंढो कहा भाई, 81, ये नीचे जाएगा क्योंकि इसके सापेक्ष निकालना है। फुटबॉल पर कितना कम, तो अगर इसको देखा जाए, फुटबॉल को देखा जाए, तो 81 और 54 में अंतर है 27 का। 7-4-11 नहीं दिखता क्या भाई? बड़ा आसान है बच्चों। तो 27, तो 27 कम है, फुटबॉल पर 27 कम हुआ है, लेकिन 27 कम हुआ किसके सापेक्ष? क्रिकेट के सापेक्ष। तो इसको लिखेंगे, क्रिकेट वाला नीचे लिखेंगे, जितना कम हो उसका ऊपर लिखेंगे, और इसको 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत में आ जाएगा, भिन्न में आ जाता फिर प्रतिशत में आ जाएगा। 9×3 = 27, 9×9 = 81, तो आएगा इतना ना, 300/9। तो 9×2 = 18, 9×3 = 27, फिर आया 30 0, तो 9×3 = 27, फिर आया 3। तो अब तो सॉरी, ऐसे ये आपका 3 है, तो ये आएगा कितना, 33.1/3%। बात समझ पाए? 33.1/3%। तो बेटा मैं फिर कहूँगा आपको, अगर प्रश्न आता है, अगर भिन्न आता है, उसको समझना आता है, तो कुछ नहीं, किसके सापेक्ष ये सब आता है, तो कुछ नहीं है। इसने कहा क्रिकेट की तुलना में फुटबॉल पर कितने परसेंट कम खर्च हुआ। तो क्रिकेट फुटबॉल देखने का ये तरीका, क्रिकेट को देखा, फुटबॉल को देखा, कितना कम, 27 कम, लेकिन सापेक्ष किसके? क्रिकेट के। तो 27 किस पे? क्रिकेट पर, 81 है क्रिकेट का। इसको लिख दिया आपने भिन्न में। अब प्रतिशत में पूछता तो 100 से गुणा कर दीजिए, बस हो गया। तो एकदम बड़ा आसान है, आप इसको करिएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगर साल में खेल पर की गई टोटल खर्च राशि 2 करोड़। देखिए ये तो आपसे जो कहेगा उसको मानोगे ना, ये एक ही चित्र वहां दिया होगा, वहां देखे कह रहा था खर्च की गई 1,80,00,000, लेकिन यहां उसी सवाल में कहता है 2 करोड़, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, वो जो कहता है उसके आदेशों का पालन करें। खेल पर खर्च की गई टोटल राशि जो है वो 2 करोड़ है। तो क्रिकेट और हॉकी पर, तो क्रिकेट और हॉकी पर खर्च की गई राशि इस प्रकार थी। इसको आप मानक के कांसेप्ट से भी लगा सकते हैं। आप सोचिए, अगर साल में खर्च पर, खेल पर खर्च की गई टोटल राशि 2 करोड़, मतलब टोटल राशि वास्तव में तो 2 करोड़ है, लेकिन जो इस पाई चार्ट में दिखाया गया है ये 360 डिग्री है। आप कहोगे कि भैया 360 डिग्री का मतलब है 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़। बात समझ रहा? 2 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख करोड़, 2 करोड़। तो कहता है क्रिकेट और हॉकी पर, भैया 360 डिग्री जो दर्शाता है 2 करोड़ को, तो क्रिकेट और हॉकी देख लीजिए ना, क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट और हॉकी ये 2 हैं। तो 80, 60, 140, 144, तो 144। अब आपको मानक का कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं 360 का मतलब है इतना, तो 144 का मतलब क्या होगा, थोड़ी देर के लिए कहिए x होगा, सवाल हो गया।
ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको जब लगाएंगे, इसको डिग्री हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो 9 से काटे तो 16, 9 से काटे तो 9 चौक 36, 4 चक्कू 16, 4 दशावन, इसको काटा, इससे हो गया, ठीक है ना, एक कट गया। अब आपको x बराबर आएगा 80 लाख, 80 लाख आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 80 लाख, 80 लाख आ गया, 80 लाख आ गया आपका। 80 लाख कहाँ है भाई, 80 लाख ये है, बात समझ गए। अब इसको कोई बच्चा, बिल्कुल जब आपको नॉलेज होगा तो आप ऐसा भी देख सकते हैं, अगर हिस्से के रूप में देखें तो टोटल है 360, उस पर खर्च कितना हुआ, 144 खर्च हुआ दोनों पर मिला के। तो अगर हिस्से के रूप में देखें तो 9 सोलहम और 9 चौक 36, 4 चक्कू 16, 4 दशम 4/10। अब किसका 4/10, आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, 2 करोड़ का। तो इस प्रकार से मानक का कॉन्सेप्ट तो आपको ऐसे, और मानक का कॉन्सेप्ट बड़ा ही व्यवहारिक है भाई। इसका सीधे टोटल फंडा है क्या, टोटल फंडा ये है कि इस पाई चार्ट में, वास्तव में पूरे पाई चार्ट में व्यवस्था यह है कि उसको प्रदर्शित किया जाता है। अब कैसे प्रदर्शित किया जाता है, डिग्री में प्रदर्शित किया जाता है। तो डिग्री में प्रदर्शित करने का मतलब है टोटल जो होता है वो 360 को दिखाता है, तो टोटल 360 को दिखाता है, वास्तव में टोटल है 2 करोड़। बात समझ गए। अगर 360 डिग्री 2 करोड़ है तो हॉकी, क्रिकेट और हॉकी पर भाई कितना खर्च हुआ, 63 144, तो 144 डिग्री का मतलब क्या होगा, तो आप एक्स कर दोगे। मानक का कॉन्सेप्ट बड़ा व्यवहारिक है, मतलब 360 दिखा रहा है 2 करोड़ को, तो 144 कितने को दिखाएगा, ऐसे आप लिख दीजिएगा। अब इसको 2 करोड़ लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो ऐसे ही एडजस्ट कर सकते हो, खैर लिख सकते हो, आप लिख लीजिए 2 करोड़, 10 लाख हो गया इधर, ये 2 करोड़ लिख गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो बड़ा आसान है, आप इसको कर सकते हो। अगला देखें, ये आपके वही सवाल है, मैंने कहा था यूपीएसआई में आए, जो अभी मैंने क्वेश्चन करवाया है सब, ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन थे, लेकिन ये मैंने सॉल्व से ऐसे लिए थे, लेकिन उसके अच्छे रूप में मिल गए तो मैंने उनको कर लिया। देखिए ये आया है, गोल्फर कितना अधिक खर्च हुआ, किसे, ये आया उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक मृतक आश्रित परीक्षा के है, क्रिकेट पर कितना % कम, यही तो है सब सवाल। तो ये सब आपको मैंने करवा दी, तो आप आसानी से समझें। अब दूसरा नंबर आता है, मैंने बताया था इसमें 3 प्रकार के सवाल होंगे। एक तो आपके किसके, एक तो आपके पाई चार्ट वाले, दूसरे आपके तालिका वाले, तीसरे आपके किसके, ग्राफ वाले। तो हम अब दूसरे नंबर पर देखते हैं कि ये जो इसके हैं सारणी वाले, तालिका वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो इनको समझने का प्रयास करें। देखिए मैंने ये बताया कि इन सवालों को लगाने के 2 संदर्भ हैं। एक तो आपको वो देखनी आती हो, जैसे पाई चार्ट देखना आपको आता हो, इसी प्रकार से आपको तालिका देखनी आती है। दूसरे आपको उन सब नॉलेज जो गणित का होता है, प्रतिशत, भिन्न, ये सब, सापेक्ष, किसका सापेक्ष। तो निम्नलिखित देखते हैं, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यह तालिका विभिन्न कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या को और संबंधित कंपनी में काम कर रही महिला कर्मचारियों के प्रतिशत को दर्शाती है। मतलब ये निर्देश इसके पढ़ने बड़े आवश्यक होते हैं। यह तालिका विभिन्न कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या को, कर्मचारियों की टोटल संख्या बताती है, और संबंधित कंपनियों में काम कर रही महिला कर्मचारियों के प्रतिशत को दर्शाती है। जब आप सारणी देखेंगे तो उसकी जो हेडिंग्स होती हैं उनसे आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। तो कर्मचारियों की कुल संख्या देखो, अब आपको सब स्पष्ट होना, ये देखने का ढंग है। कंपनी ABCDE ये कंपनियां हैं विभिन्न। अब ए में कितने कर्मचारी हैं, 2600 कितने टोटल, बी में कितने कर्मचारी हैं, 1800 हैं, सी में कितने हैं, 2000 हैं, डी में कितने हैं, आपका 1400 हैं, ई में कितने हैं, 1500। अब ए कंपनी में टोटल तो 2600 है, उसमें महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, अब 45% है। इस प्रकार से ये हर कंपनी का महिला कर्मचारियों का प्रतिशत दिया है। तो अब ये इतनी सूचना दी है, अब आपसे वो सवाल पूछता, सवाल क्या है, कंपनी सी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या, कंपनी सी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपनी सी को आप इंडिकेट करेंगे। कंपनी सी देखिए, देखने का क्या ढंग होता है,
एक मिनट, हम अभी बता रहे हैं आपको। देखिए, अब उसने कहा कंपनी सी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या और कंपनी बी में काम कर रही महिला कर्मचारियों की संख्या के बीच अंतर क्या है। तो कंपनी सी में लीजिए आप और कंपनी बी में लीजिएगा। कंपनी सी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या, अब टोटल कर्मचारी 1200 है, 48% महिलाएं हैं, तो 52% तो पुरुष होंगे। बोलिए 52% तो पुरुष होंगे। अब 52% मौखिक आप निकालेंगे, अगर निकालने बैठेंगे तो एक सवाल में बहुत टाइम लगा देंगे, तो ये प्रतिशत वगैरह की खूब जब आपको समझ होगी। तो 52% भाई जेंट्स हैं कंपनी सी में, तो 2000 अगर 100% है टोटल कर्मचारी, अगर 2000 है तो उसका 50% कितना हुआ, इसका 50% हुआ 1000। तो 1000 तो पुरुष हो गए, लेकिन वो तो 52% है ना, तो 2% आपको निकालना है, तो 1% इसका होगा 20। 1% 20 ही तो होगा 2000 का। 2000 का 1% होगा 20, मैंने सब बताया है 20, तो 2% कितना होगा 40। तो इस प्रकार से 52% होगा 1040। बेटा ये कुछ नहीं करना पड़ता, आप देखोगे कहोगे 2000, 50% 1000, 1% 20, 2% 40, तो 52% 1040। तो ये तो हो गए ये सी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या। और बी में काम कर रही महिला कर्मचारियों की संख्या। अब बी कंपनी चुनिए, महिला कर्मचारी चुनिए। अब इसमें 50%, इसका 50% निकालना तो बड़ा आसान है। महिला कर्मचारी 50%, पुरुष भी 50 होंगे। तो ये कंपनी बी में जो है महिलाएं जो हैं 50% हैं और ये आपका 2% था, 50% है। ये कितनी होंगी, तो 1800 का 50% का मतलब आधा, कितना हुआ 900। तो अब इनमें दोनों में अंतर पूछा है, तो आएगा अंतर 140 का उत्तर आपका आ गया। तो समझाने में आपको, नहीं तो देखोगे सवाल लग जाएगा। आप कैसे देखोगे, आपने देखा कंपनी, बस इसको पढ़ने में ध्यान देने में जितना टाइम लगता है बस। कंपनी सी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या, आपको सी पर नजर डाली, टोटल 2000, 48% महिलाएं यानी कि 52% पुरुष, अब 50% इसका 1000, 2% और निकालना, 1% 20, 2% 1040 हो गया। 1040 तुरंत आएगा आपको मौखिक। और दूसरी कंपनी कौन है, बी, उसमें आपके कितने 1800, 1800 का 50% महिलाओं को ही पूछा, तो 900 हुआ, 140 का अंतर है। तो ये आपका उत्तर होगा डी। ये भी यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। आप इस पर मत जाइए कि यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है किसी, ये आजकल जो व्यवसायिक युग हो गया है जो संस्थानों का, ये बड़ा ही दिक्कत भरा है। ये बैच वो बैच, बहुत सारे बैच चल रहे हैं, बहुत सारे बैच चल रहे हैं। आपको अगर डीआई सीखना है तो किसी भी परीक्षा में, हाँ उसमें सरलता और कठिनता का अंतर हो सकता है किसी का ज्यादा स्तर ऊंचा होता है, किसी का कम ऊंचा, लेकिन 80% चीजें बिल्कुल सेम होती हैं। और शुरुआती स्तर तो सबका सेम रहता, सीखेंगे तो उस हिसाब से देखने का नजरिया तो वही होता है। तो आप ये कतई ना सोचे कि यूपी SSSC पेट के लिए है या एसआई के लिए। हर एक परीक्षा जहां डीआई आता है उसकी प्रारंभिक समझ इसी से विकसित होगी। फिर आपको जितनी जो आगे जाना है, जितने दूर जाना है, उतने क्वेश्चन आप लीजिए। हम भी क्वेश्चन आगे करवाते रहेंगे, लेकिन हर चीज की प्रारंभिक समझ समान होती है। तो इन चीजों को समझना होगा। और ये इससे ज्यादा भ्रमित बच्चे हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे एक ही कोचिंग 2-2, 4-4 बैच चला रहा है। यूपीएसआई की अलग डीआई, पेट की अलग डीआई, बच्चा भ्रमित है। वो कहता पेट वाला, अब वहां भले ही गुणवत्ता नहीं है, लेकिन वो कहता पेट वाला बैच तो चल रहा है। तो ऐसा गुणवत्ता मेन है, बैच देखना। हाँ सिलेबस आप देखें, सिलेबस आपके अकॉर्डिंग, अब गणित आती तो उसमें भी आ रही, उसमें भी आ रही, तो इन चीजों को समझना होगा। दूसरी चीज है, दूसरा सवाल देखिए, तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा, अच्छा ये देख लीजिए, मैं हर चीज को आपको बता रहा हूं, ये सारणी एक ही दी होती, मैंने आपकी सुविधा के लिए दोबारा यहां सारणी लगा दी है। अब इसी का ये दूसरा क्वेश्चन है, अब इसी का ये दूसरा क्वेश्चन, सारणी आपने पेपर देखा होगा, सारणी वही दी होगी, ये दूसरा क्वेश्चन है। कंपनी डी में महिला कर्मचारियों की संख्या, कंपनी डी में जाना है, महिला कर्मचारियों की संख्या निकालनी है। फिर क्या कहता है, कंपनी ए में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसमें पहले महिला कर्मचारी आप निकालो, 1400 है,
टोटल 1400, उसका 40%। अब इसको 40% निकालने के बहुत तरीके, बहुत सारे बच्चे निकाल चुके होंगे इतनी देर में। तो इसका अगर 10% देखा जाए तो 140 है, तो 40% 14 चौको 56, 560 आएगा। आप कैसे भी निकाल लीजिए। आप 50% निकालें तो आएगा 700, और फिर भाई 10% कम है तो 140 घटाएंगे तब भी 560 आएगा। तो अगर देखा जाए कंपनी डी में महिला कर्मचारियों की संख्या 40, 1400 का 40% निकलेगा 560। अगर कोई बच्चा नहीं निकाल पाता है तो ऐसे निकाले 1400 का कितना 40%। मैं इस पे कतई भाई राय नहीं देता। मैं तो कहता हूं अगर आपको ये सब नहीं आता है तो प्रतिशत में जाके प्लेलिस्ट में जाइए, खूब इन चीजों को सीख लीजिए। इन चीजों को लिख कर नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया। अब कहता है कंपनी ए में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। इसमें कितने कर्मचारी काम कर रहे पुरुष, सोचो। 2600 टोटल है। अगर 45% महिलाएं हैं तो 55% पुरुष होंगे, और अगर 55% पुरुष है तो 50% 2600 का तो 13 हुआ भाई, 1300 हुआ, बचा 5%। अब इसका सोचिए 10% 2600 का होगा 130, 10% होगा इसका 130, और 2600 का बेटा 10% होगा 130, तो 5% होगा, सॉरी 260, 10% होगा 260, तो आपका 5% होगा 130, तो 130। बात समझ गए। मैं कह रहा हूं उसने कहा कंपनी ए में काम करने वाले पुरुषों के, तो पुरुषों की संख्या निकालिए तो 50% होगा 1300, तो 50% निकल आया, और लेकिन 55% तो 5%, और तो 10% होगा 260, तो 5% होगा 130, तो टोटल होगा 1430। तो टोटल कितना होगा, टोटल होगा 1430। कंपनी ए में कितने पुरुष हैं 1430, कंपनी डी में कितनी महिलाएं हैं 560। अब एक बात सोचें, अब एक चीज और, इसमें कंपनी ए में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। किसके प्रतिशत सदैव किसी के सापेक्ष होता है, मैंने आपको प्रतिशत चैप्टर में बताया है। प्रतिशत सदैव किसी के सापेक्ष होता है, तो यहां किसके सापेक्ष है, पुरुष कर्मचारियों की संख्या के। तो पुरुष कर्मचारी हैं 1420, ठीक, 1420। कंपनी डी में महिला कर्मचारियों की संख्या ये कितनी है 560 है। कंपनी डी में महिला कर्मचारियों की संख्या कंपनी ए में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। भाई किसके सापेक्ष है, इसके सापेक्ष है, तो ये नीचे रखेंगे, ये ऊपर रखेंगे, इसको 100 से गुणा करके हम सवाल हल कर लेंगे। इसको काटेंगे, ये देखा। देखिए सब कुछ आसान होता है। तो अब ये देखिए 5600 ऊपर बैठ रहा है, नीचे 140 इसे मान लो, तो 14 चक्कू 56। अब देखिए इसकी मैं पूरी गणना नहीं करने वाला, ये भी सब चीजें काम करती हैं। ऊपर अगर देखें गुणा करें तो 5600 है, और ये कोई ट्रिक नहीं है, ये साधारण सी बात है। 142 है। अब इसको मैं देखता हूं, यहां अगर 140 होता तो 14 चक्कू 56 कितना आता, 14 चक्कू 56 कितना आता, 40 आता। लेकिन 2 ज्यादा से भाग दोगे तो 40 से कम आएगा, लेकिन बहुत थोड़ा कम आएगा। तो आपके ऑप्शन देखो 63 तो कतई नहीं है, 48 तो कतई नहीं है। अब 39 और 41 में डाउट हो सकता था, लेकिन चूंकि 140 से भाग दोगे तब 40 आएगा, तो अगर आप उससे थोड़ा ज्यादा से भाग दोगे तो 40 से कम आएगा, यानी कि सही आपका सही। बाकी आप भाग दे के कर लीजिएगा। बात समझ पाए। तो एकदम आसान है, इन चीजों को समझने का आप प्रयास करो। मेरी कोई भी बात आप इसको जब 1-2 बार समझोगे चीजों को, जब मुझसे प्रतिशत आप अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद ये सब चीजें आपको मौखिक लगने लगेंगी। तो ये हो गया, आप समझ गए होंगे। अगला देखें, तो अभी बात मैंने तालिका की कर ली, और आज मैं आपको बता दूं, आपको अभी मैं एक उदाहरण के स्वरूप इनको बता रहा हूं। अगली क्लास से हम विधिवत आपको एक एक चीज लेके चलेंगे, और शुरुआत पहले हम करेंगे पाई चार्ट से, उसके बाद तालिका समझाएंगे, और उसके बाद तो एक एक चीज लेके हम आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझाएंगे। आसान प्रश्नों से शुरुआत करेंगे और एकदम जटिल एसएससी सीजीएल स्तर के सवाल भी करवाएंगे। तो इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। आज हम इन तीनों चीजों को बता रहे हैं, फिर एक एक चीज को बताएंगे। तो आपका परिचय हुआ उसे पाई चार्ट से, तालिका से।
अब देखिए ग्राफ, ग्राफ एक तो ऐसे वाले होते हैं, दूसरे टाइप में भी होते हैं, तो आप इसको देख लीजिए और इन सब में आप देखते रहिए कि एक तो इसको आपको पढ़ना आना चाहिए, ये बड़ा आसान होता है। जैसे आपको पाई चार्ट को पढ़ना है तो आप जानते हैं टोटल 360 से दिखाता है, या कभी कभी पाई चार्ट में प्रतिशत में दिखा देता है चीजें, तो 100% दिखाता है, वो बातें होती हैं। लेकिन और आपने सारणी में देखा कैसे दिखाता है, सारणी में बड़ी आसानी से हेडिंग महत्वपूर्ण होती सारणी में। अब ग्राफ में देखिए, तो आज मैं कोई एक चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, सबसे आपका परिचय करवा रहा हूं और ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए, तो दिया है निर्देश बहुत जरूरी होते हैं। निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक कंपनी द्वारा 10,000 टन उर्वरकों का उत्पादन वर्षों में, 10,000 टन का उत्पादन हुआ है विभिन्न वर्षों में। वर्ष देखो यहां दिए हैं, इसको आप देखोगे तो समझ में आएगा, ये वर्ष है और ये आपका क्या है, ये प्रोडक्शन है। आप समझिए 10,000 टन में है, ऐसा समझिए। तो आपको वो जो 10,000 सबके लिए बहुत सी चीजें अंडरस्टूड होती हैं, तो आप इसी पर निर्णय ले लेंगे 25-40 पर, 1000 में आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो सबके लिए। तो दिए गए वर्षों में कितने में उर्वरकों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। मैंने कहा था औसत भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेकिन औसत तो बड़ी साधारण चीज है। औसत भी चैप्टर मैंने पूर्णतः पढ़ा, मौखिक सवाल आपको सब लगवाए हैं। तो औसत का मतलब होता सब में बराबर बराबर बांटना। तो दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में उर्वरकों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो टोटल जो ये दिए हैं, तो प्रत्येक वर्ष में अगर औसत निकाला जाए तो क्या निकलेगा, तो औसत का मतलब है सबको बराबर करना, सबको जोड़ के बराबर करोगे। दूसरा आपको बताएं, अगर ऑप्शन में बहुत नजदीक का ना मामला हो तो औसत का मतलब यहां है कि जब आंकड़े देखोगे तो देखोगे ये सब बहुत ऊंचे हैं, इनमें समय बहुत ज्यादा हुआ है और इनमें सब में लगेगा बहुत कम हुआ है। तो औसत कहां लगभग होगा, औसत लगभग इसके पास होगा। क्योंकि अगर ये मैं बिल्कुल वो बात बता रहा हूं, जब आपको खूब मैथ आ जाएगी तो आप देख के सवाल बता दोगे। अगर मैं यहां बता दूं तो आपको लगेगा ऐसा कैसे होता है, सब कुछ संभव है। हाँ, 1-आधा% उसमें हो जाता है, अगर बहुत नजदीक का है तो थोड़ा देखना पड़ता है। तो इसमें अगर मैं देखूं तो हमारा मन करता है कि इसका ये काट के यहां थोड़ा डाल दिया जाए, यहां डाल दिया जाए, ये काट के इसको पूरा कर दिया जाए, तो लगभग इतना आएगा। तो 1 2 3 4 होंगे, तो ये 4 सही होगा। लेकिन बाई चांस हो सकता है ये भी इसमें आ जाए तो 5 हो सकता है, तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो ये होता है कभी कभी, वैसे 90% सही होता। खैर, आपको करना कैसे वो सीखें। तो उसने कहा सभी वर्षों का औसत, तो औसत का मतलब होता है सबको जोड़कर उतने से भाग दे देना भाई, बराबर बराबर करने का यही तरीका है। तो 25 एंड 40 एंड 60 एंड 45 एंड 65 एंड ये कितना 50 एंड 50 एंड 75 एंड 80 बटे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 से भाग दे दीजिए तो निकल आएगा। तो इसमें कितना निकलेगा 40 50 100 100 60 170 170 170 और 60 230 235 285 285 और 5 290 360 360 और 80 360 और 80 440 बटे 8। तो 8 पंचे 40 8 पंचे 40, औसत आया 55। अब हो सकता है जोड़ने में कोई दिक्कत हो तो देख लेना। तो 55 औसत आया। और यहां आपका कितना है, तो उसने कहा औसत से किनमें ज्यादा है, ये तो पूछा है। दिए गए वर्षों में कितने में उर्वरकों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। अधिक कितने था, तो औसत 55 आया, तो 55 आया तो अधिक इसमें था, इसमें था, इसमें था, इसमें था। बस अगर ये 5 ना दिया होता तो हम 100% कह देते कि हाँ यही 4 सही आया है, हम देख के कह देते 4 ही। हाँ, ये अगर थोड़ा सा नीचे होता तो बिल्कुल कह देते 4 ही। बात समझ गए। तो ये है, तो औसत का देखिए, औसत भी पढ़ लीजिएगा।
1996 1997 का औसत उत्पादन निम्न में से किस वर्ष के औसत उत्पादन के बराबर था? 1996 और 97 का औसत उत्पादन निम्न में से किस वर्ष के औसत उत्पादन के बराबर था? बेटा जब औसत आप पढ़ोगे तो सिर्फ इतना अगर पढ़ लिए जोड़ घटाने का सूत्र लगा के, तो वो चीज अच्छी नहीं। मैं कहता हूं कभी भी सूत्र का नहीं, आप व्यवहारिक देखो। औसत का मतलब तो बराबर बराबर। जब सवाल लगाओगे तो और आप व्यवहारिक हो जाओगे। 1996 1997 का औसत उत्पादन, 1996 लीजिए 1997 लीजिए, तो औसत इनका भले ही आपका 40-60 कितना होगा, 100 जोड़ेंगे, अब उसको 2 से 50 आएगा, तो औसत निकाले ये कोई जरूरी नहीं है। बेशक हम औसत निकाल सकते हैं, लेकिन औसत निकालना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 कंपनियां यहां भी हैं और निम्न में से किस वर्ष के औसत उत्पादन के बराबर, ऑप्शन में भी 2 ही वर्ष लिए गए हैं। तो मतलब है अगर इनका औसत आपका जितना होता है वो क्या होता है, इन दोनों का योग को बांट कर होता, तो योग तो दोनों का बराबर होना चाहिए। अर्थात इसमें दोनों का योग अगर भाई ऐसा 100 बनना है तो इनमें से देखो किसका 100 बनना योग, तो 2000 2001 लीजिए, 2000 2001 लीजिए, 100 नहीं बनना। अब ये मत सोचिए 125 बनना, कितना बनना ये नहीं महत्वपूर्ण, 100 नहीं बन रहा, जोड़ना नहीं आपको है। मैं जो भी चीजें कहता हूं बहुत अंदर की है। 1999 2000, 1999 2000 में बात करें, आप देखोगे जोड़ोगे नहीं, 100 नहीं है। सी की बात करें 1998 2000, 100 नहीं है। अब इसमें चाहे जोड़ लोगे 50 45, वो भी कहोगे नहीं, मतलब आप देखोगे 100 नहीं है यार, आप 95 आपके मन में ही नहीं आएगा, 100 नहीं है। हमने जोड़ा क्योंकि 50-50 100 होता मैं जानता हूं। 1995 99 में देखो, 1995 99 में देखो, ये है 65 25, हाँ इसको जोड़ना पड़ेगा थोड़ा, तो ये भी 100 नहीं है क्योंकि 90 हो रहा। 95 2001, तो 95 2001, ये 95 और ये 2001 ये तो है, तो 75 25 100 ये 100 है। तो इसमें चूंकि इन दोनों के औसत कहा बराबर है, तो इनका भी औसत उतना भाई क्यों होगा कि जब योग बराबर है तो 2 जगह इसमें भी बांटना, तो इसका औसत 50 आएगा, तो 2 जगह इसको भी बांटना, इसका भी तो औसत 50 आएगा। अब आप लकीर के फकीर बन गए कि औसत निकाले, 50 आया, फिर इसमें सबका औसत निकालो, क्या जरूरत। आप उन चीजों को व्यवहारिक रूप से अनुभव कीजिए। अगर 2 चीजें हैं, औसत 100 आ रहा है, तो दोनों चीजों का योग तो स्थिर हो गया, 100 आएगा। अगर औसत 50 आ रहा, तो हमने 1996 97 में देखा, और 96 97 में दोनों का योग 100 आ रहा था। हमने ऑप्शन में देखा 2 ही वर्ष है, तो 2 ही लेने हैं, तो अर्थात यहां योग 100 आया, तो दूसरे जिस जोड़े में 100 आए तो उनका औसत बराबर होगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो मैथ बहुत आसान चीज है, आप समझ लीजिएगा। 1997 98 तक उर्वरकों के उत्पादन में प्रतिशत गिरावट क्या थी? 1997 से 98 तक प्रतिशत गिरावट में क्या थी? देखिए अब सापेक्ष प्रतिशत तो सापेक्ष पर चलता है, भिन्न तो सापेक्ष पर चलता है। 1997 से 1998 तक, तो आधार वर्ष 1997 है, 1997 से 1998 तक, तो 1997 में था 60, गिरावट कितनी हुई? 60 से रह गया 45, यानी कि गिरावट हुई 15 की। तो ये भिन्न में आपने चीज कह दी, 15 कम 15 15 4 1/4 को कहते 25%। अगर आपको नहीं आता तो 100 से गुणा कीजिए, 25% की आपने क्या की? गिरावट हुई। तो इस प्रकार से चीजें आप समझ सकते हैं। अब ये पाई चार्ट वाले सवाल देख लीजिएगा, ये तो आप समझ गए होंगे। आज मैंने ज्यादा समझाने का प्रयास नहीं किया है, आपको दिखाने का प्रयास किया कि ऐसे सवाल लगते हैं, इस प्रकार के सवाल आते हैं, और सवालों को लगाने के लिए किस नॉलेज की आपको जरूरत है। अब ये सवाल देख लीजिए, ये भी एसआई में आए हुए सवाल हैं। दिए गए बार चार्ट को देखें जो विभिन्न वर्षों में भारत के निर्यातों और आयातों के बारे में जानकारी देता है। मूल्य करोड़ों में, तो सबका मूल्य करोड़ों में है, ये सब करोड़ में है, लेकिन क्या मतलब? दिए गए कौन से वर्षों में निर्यातों के प्रतिशत के हिसाब से आयातें सबसे ज्यादा? अब बेटा ये प्रतिशत में निकालोगे तो बड़ा टाइम लगेगा, आपको सोचना चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छी समझ होगी उस सापेक्षता की, भिन्न की, प्रतिशत की, दिए गए वर्षों में निर्यातों के प्रतिशत के हिसाब से, मतलब निर्यात नीचे रखना है, निर्यातों के प्रतिशत के हिसाब से आयात सबसे ज्यादा है। प्रतिशत में बताना है, मतलब ये निर्यात
के सापेक्ष आयात सबसे ज्यादा है। अब निर्यात के सापेक्ष आयात सबसे ज्यादा है। अब मान लीजिए एक वर्ष हुआ इतना निर्यात 100 और आयात हुआ 200, और एक वर्ष निर्यात हुआ 20 और आयात हुआ 80। तो आप कहोगे किसमें ज्यादा, तो हम कहेंगे इसमें ज्यादा है भाई, क्यों? 20 है तब ये 80 है। अब इसको अगर 100 पहुंचाओ तो ये 100 पहुंचेगा, तो 5 से गुणा, तो ये जानते हो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो ये सब आपको समझ बनानी पड़ेगी। तो आप इस प्रकार से बड़ी आसानी से कर पाएंगे। देखो हम आपको बता रहे हैं। हाँ, तो आप देखोगे, यानी कि आपके दिमाग में आया किसमें अंतर अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत शब्द पर जोर दे रहा हूं। वैसे तो अंतर इसमें, वैसे तो अंतर आप चित्र देखकर, अगर चित्र सही बनाओ तो देखकर भी कभी कभी सवाल बता देते हैं। ये और ये समान आपको दिख रहा होगा, बाकी तो है नहीं कि समान, बाकी ये तो देखो समान नहीं है, ये भी समान नहीं है, ये समान है। लेकिन अब ये समान है तो आप देखो ये दूरी तो लगभग समान है भाई। इसमें 2 खाने और आधे से ज्यादा, इसमें 2 खाने और आधी, ज्यादा तो थोड़ी इसमें है, लेकिन तो अब इसमें नजदीकी मामला फंस गया। लेकिन तो आपको यह समझना होगा किसमें अपेक्षाकृत ज्यादा है, क्योंकि ये तो मात्र इतना था तब इतना बढ़ गया, और ये मात्र उसे ज्यादा है तब इतना है। यानी कि अपेक्षाकृत देखा जाए तो मौखिक आप बता सकते हैं, देख लीजिए। तो इसमें देखा जाए निर्यात काला वाला है, आयात हल्का रंग वाला है। तो निर्यात इसमें है बेटा, ये 20,000 है, ऊपर 40,000 है, इसके बीच में दिखाई पड़ रहा, तो निर्यात है यहां, निर्यात है 3,000। और यहां देखा जाए तो 8,000 और 10,000, बीच में 2,000 का फासला। ये सब समझनी है आगे आपको। 2,000 को आप 4 भागों में बांट सकते हो, तो आपका आएगा 2,000 को आप 4 भागों में बांटोगे तो 500, तो ये होगा 8,500। ये होगा 8,500, 8,500 होगा। अब इसमें अंतर कितना देख रहे हो? अंतर है 5,500 का। बात समझ रहे हो? 8,500 और ये है आपका 3,000, तो इसमें इतना। और इसमें देखो कितना है, 4,000 और ये 500 आप ले सकते हो, क्योंकि ये 2,000 का अंतर है, तो 5,500, तो समझ लीजिए। तो ये आपका हुआ 4,500, ये आपका 4,500 है, और इसमें ये आपका हो पाया 10,000, तो भैया 10,000, तो 10,000 4,500, इसमें कितना बढ़ा? इसमें भी 5,500 बढ़ा। तो आप देखो, ये जब यहां 3,000 था उसके सापेक्ष 5,500 बढ़ गया, इसमें 4,000 है उसके सापेक्ष 5,500 बढ़ रहा। तो प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत एक हिसाब है, एक अनुपात है। तो अगर आप एक्सप्रेशन नहीं निकालने की आवश्यकता होगी, अगर आपको प्रतिशत की समझ अच्छी है, तो आप कहोगे 3,000 पर बढ़ गया 5,500 और यहां 4,500 पर बढ़ गया 5,500, यानी कि सबसे ज्यादा प्रतिशत में भी किस पे निकलेगा? 3,000 पर। उत्तर आपका यह सही होगा 2015। बात समझ गए? तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा सकेंगे। हम अगली क्लास में ये सब चीजें बताएंगे, विधिवत लेके चलेंगे। आज मेरा उद्देश्य था आपको इसके स्वरूप से आपका परिचय करवा दूं और आपको आवश्यक चीज बता दूं कि उन चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बिना प्रतिशत, बिना भिन्न, बिना आपका औसत और ये सब जितने प्रारंभिक चैप्टर हैं उनको अच्छे से जब आपको आते होंगे तो उस स्थिति में बहुत अच्छे से आप कर सकेंगे। हाँ, अगली क्लासों में हम इन पाई चार्टों को कैसे देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, इन ग्राफ वाले इनको कैसे देखना चाहिए, तो ये सब मैं अच्छे से बताऊंगा। एक एक चीज लेके चलूंगा, सरल क्वेश्चन से कठिन क्वेश्चन की ओर चलूंगा, तो ये सब एकदम ध्यान रखूंगा। बेशक आप अच्छे से मेरे साथ मेहनत कीजिए। अगर आप गंभीरता से आगे बढ़ना चाहते हैं, 100% सफल होना चाहते हैं, तो आपको मेरे साथ जुड़ना चाहिए और एक नियमित क्रम में आगे बढ़ना चाहिए। सेक्शन वाइज सब मैंने बना रखे, वो आप जाइए सेक्शन ए, सेक्शन बी से चल के पढ़ डालिए और फिर ये इसको भी साथ में पढ़ते रहिए, लेकिन वो आप पूरा कीजिए। तो चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।